हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का आपका प्रश्न है, कृषक आंदोलन की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो है आपकी पेपर के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कृषक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका की चर्चा कीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में हुए विभिन्न कृषक आंदोलनों पर प्रकाश डालिए, या फिर ब्रिटिश शासनकाल में कृषक संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान का उल्लेख कीजिए। इसको जो है इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इन सब का जो आंसर है वो एक ही होगा। तो पढ़ते हैं। भारतीय कृषि व्यवस्था को क्षत विक्षत करना अंग्रेजी साम्राज्य का प्रमुख लक्ष्य था। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणालियों और प्रशासनिक ढांचे से नए सामाजिक वर्ग, जमींदार, भूस्वामी, बिचौलिए तथा साहूकार सामने आए। इन सभी ने किसानों का शोषण किया। इन्होंने कृषकों को भूमि से बेदखल कर दिया तथा कृषकों को अधिकाधिक निर्धन बना दिया। 19वीं शताब्दी में लगातार बढ़ने वाले अकालों ने कृषकों को अस्थायी बना दिया। ऐसी स्थिति में किसानों ने सामंती व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और शोषण के विरुद्ध आंदोलन किए। ये कृषक आंदोलन काफी प्रभावी और व्यापक होते चले गए, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 है स्थल विद्रोह। छोटा नागपुर के संथालों का विद्रोह सबसे अधिक व्यापक था। संथालों ने जंगलों को साफ कर खेती योग्य बनाया, लेकिन जमींदारों ने उस भूमि के लिए राजस्व की मांग की, उन्हें परेशान किया। परिणाम स्वरूप संथालों ने संगठित होकर साहूकारों तथा जमींदारों के मकानों पर हमला बोल दिया, कचहरी के दस्तावेजों को जला दिया, खेतों में खड़ी फसल, रेल व्यवस्था तथा कई जंगलों को तहस-नहस कर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सिदो तथा कानू थे। 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सेना तथा पुलिस ने आंदोलन को कुचल दिया तथा संथालों को दंडित किया गया एवं उनके हथियार छीन लिए गए। सेकंड है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों की भूमिका। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों ने भी भाग लिया तथा अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया, किंतु इसके असफल होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सरकार ने अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए तथा 1859 ईस्वी में किराया अधिनियम लागू किया। इसके अतिरिक्त किसानों से वसूल की जाने वाली लगान की राशि को भी बढ़ा दिया। फिर थर्ड है नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय अधिकारियों और विदेशी धनवानों ने बंगाल और बिहार में नील की खेती प्रारंभ की। कृषकों को पेशगी देकर बाध्य किया जाता था। ये लोग उस नील को कम दाम पर खरीद लेते थे। इस प्रकार कृषक ऋणग्रस्त हो गए और खेती न करने पर दंडित किए जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप 1859 ईस्वी में कृषकों ने विद्रोह किया। विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए 1860 ईस्वी में नील आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सुझावों को 1862 ईस्वी के अधिनियम में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार किसान अपने उद्देश्य में सफल हुए। नंबर 4 है पटना में कृषक विद्रोह। 1859 ईस्वी के किराया अधिनियम के विरुद्ध पटना में 1873 ईस्वी में असंतोष फूट पड़ा। कृषकों ने अपना एक संघ बना लिया तथा जमींदारों द्वारा बनाए गए भूमि कर कानूनों के विरोध में मुकदमे दायर कर दिए तथा कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा 1879 ईस्वी में रेन कमीशन नियुक्त किया गया। उनकी अनुशंसा पर 1885 ईस्वी को बंगाल टेनेंसी अधिनियम पारित किया गया। अब है महाराष्ट्र में कृषक विद्रोह। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में अत्यधिक भूमि कर हो जाने, कपास की भाव गिरने तथा साहूकारों द्वारा ऊंची ब्याज पर ऋण देने से कृषकों की स्थिति खराब हो गई और वे कर न दे सके। परिणाम स्वरूप जमींदारों तथा साहूकारों ने जमीनों पर अधिकार कर लिया। न्यायालय के निर्णय भी साहूकारों के पक्ष में होते थे। अंततः कृषकों ने साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरकार ने इस विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया तथा विद्रोह के कारणों का पता लगाने के लिए डेक्कन उपद्रव आयोग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त 1879 ईस्वी में कृषकों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिससे दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कृषकों को ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। 6 है पंजाब में कृषक आंदोलन। 1896 से 1900 के मध्य पंजाब में सरकार के लगान संबंधी कानूनों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध कई स्थानों पर किसानों ने संघर्ष किया। अंग्रेजी सरकार यह नहीं चाहती थी कि अन्य स्थानों के समान पंजाब में भी विद्रोह हो। अंततः सरकार ने सन 1900 में पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम पारित किया। इससे कृषकों को लाभ हुआ और उनकी भूमि का हस्तांतरण रुक गया। लगान की समस्या को लेकर 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ।
7 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कृषक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, किंतु कांग्रेस ने किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। कांग्रेस की इस नीति को प्रो एन जी रंगा ने आलोचना की। प्रो एन जी रंगा के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 से 1919 के मध्य भारतीय किसानों के लिए राहत की आवश्यकताओं पर उतना जोर नहीं दिया जितना उसने भारतीय उद्योगपतियों पर दिया था। कांग्रेस ने भारत के कृषकों की खराब स्थिति का तो उल्लेख किया, किंतु उसे सुधारने के लिए कुछ विशेष न कर सकी। 8 है चंपारण में विद्रोह। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों को उनके यूरोपीय मालिकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। गांधी जी ने कृषकों की स्थिति का अध्ययन किया तथा कृषकों के कृषकों को संगठित कर आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इस विद्रोह 1917 के फलस्वरूप अंततः सरकार को झुकना पड़ा। तीन कथिया पद्धति, जिसके अधीन किसानों की अच्छी भूमि उनसे छीन ली गई थी, समाप्त कर दिए गए। कि लगान में वृद्धि को भी सीमित कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी द्वारा किसानों को संगठित करने के परिणाम स्वरूप किसानों की कुछ समस्याएं तो अवश्य दूर हो गई, किंतु इससे कोई स्थायी हल न निकल सका। 9 है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन मुख्यतः बम्बई सरकार के विरुद्ध था। सूखा पड़ने के उपरांत भी भूमि कर की मांग करने से किसान असंतुष्ट थे। गांधी जी ने कृषकों को संगठित किया तथा सभी वर्गों के लोगों का समर्थन प्राप्त किया। कृषकों ने बड़ी संख्या में सत्याग्रह किया तथा जेल गए। जून 1918 तक यह आंदोलन चलता रहा और अंत में सरकार को गांधी जी की मांग स्वीकार करनी पड़ी, परंतु जूडिथ ब्राउन जैसे लोगों ने कहा कि सरकार ने कर का लगभग 93% फिर भी वसूल कर लिया। चंपारण तथा खेड़ा के आंदोलनों ने न केवल गांधी जी को जनता का नेता बना दिया, अभी तो कृषकों में आत्मविश्वास भी जागा कि यदि वे मिलकर कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। अब है बारदोली आंदोलन। सरकार ने लगान में लगभग 25% की वृद्धि कर दी। इसके विरुद्ध कृषकों ने बारदोली में विद्रोह किया। यह आंदोलन सन 1922 में आरंभ किया गया था, किंतु चोरा चोरी की घटना के कारण असहयोग आंदोलन के साथ ही समाप्त हो गया। सन 1928 में बारदोली आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। इस बार आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया तथा किसानों की संगठित शक्ति के समक्ष सरकार को उनकी मांगें मानने के लिए विवश होना पड़ा। 11 है असहयोग आंदोलन एवं कृषक। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में कृषकों ने भारी संख्या में भाग लिया, किंतु महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को अचानक समाप्त किए जाने से यह आंदोलन असफल ही रहा। इस आंदोलन से कृषकों को संगठन शक्ति का ज्ञान हुआ। 12 है मोपला विद्रोह। सन 1921 में मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ। दक्षिण भारत में किसानों द्वारा किया गया यह पहला विद्रोह था। प्रारंभ में यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध था, किंतु बाद में इसे सांप्रदायिक रूप दे दिया गया क्योंकि मोपलों द्वारा हिंदू जमींदारों की हत्या की गई थी। दक्षिण में सन 1929 में मालाबार टेनेंसी अधिनियम पारित किया गया, जिससे कृषकों के हित सुरक्षित हो गए। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई, जिससे कृषक जमींदारों से मुक्त हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको आगे एक वीडियो में बता दी गई है, प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ मिल जाएगी। 13 किसान सभाओं का गठन। कांग्रेस की नीतियों में विरोधाभास को देखते हुए साम्यवादी दल तथा अन्य वामपंथी दलों ने किसानों में वर्ग जागरण उत्पन्न किया तथा किसान सभाओं के गठन में विशेष भूमिका निभाई। सर्वप्रथम सन 1923 में रैयत सभा तथा किसान मजदूर सभा का गठन हुआ। इसके उपरांत सन 1925 में कामगार तथा किसान दल बना। 1927 में बिहार किसान सभा, 1928 में आंध्र रैयत सभा तथा 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। यह किसानों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे वे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में सफल हुए। इस संगठन ने किसानों की उन्नति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए तथा इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जोड़ने का प्रयास किया गया। इसको 14 है किसानों के अन्य प्रमुख आंदोलन। स्वतंत्रता से पूर्व 3 प्रमुख कृषक आंदोलन प्रारंभ हुए। बंगाल का तेभागा आंदोलन 1936, हैदराबाद दक्कन का तेलंगाना विद्रोह 1946 तथा पश्चिम भारत में वल्ली विद्रोह 1945। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व बंगीय प्रादेशिक किसान सभा ने किया। यह आंदोलन फसल का 3/4 किसानों को दिए जाने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन में बंगाल के विभिन्न भागों के किसानों ने भाग लिया तथा लंबे समय तक सरकार के साथ संघर्ष किया। सन 1946 में हैदराबाद के निजाम तथा राजगारों के विरुद्ध तेलंगाना आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला और इसने काफ़ी सफलता प्राप्त की। पश्चिमी भारत में बम्बई नगर से थोड़ी दूर रहने वाले आदिम जाति के वल्ली लोग भी इस प्रकार जंगलों के ठेकेदारों, साहूकारों तथा धनिक कृषकों तथा भूमिपतियों के विरुद्ध खड़े हो गए। किसान सभी की सहायता से मई
1945 में उनके आंदोलन शुरू हो गया। पुलिस के दमन एवं अत्याचार से भी वे लोग नहीं झुके। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय किसान संगठित नहीं थे। असहयोग आंदोलन के उपरांत ही उनमें संगठित होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसानों ने तब तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं किया। किसानों ने न केवल समय समय पर शोषण के विरुद्ध विरोध किया, वरन राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेकर देश को स्वतंत्र कराने का अथक प्रयास किया। तो इसमें बता दिया आपको, बहुत सारे हेडिंग लिखा दिए हैं, जैसे खेड़ा आंदोलन, चंपारण विद्रोह, पंजाब कृषक आंदोलन, महाराष्ट्र पटना नील विद्रोह, ये सब बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलना है ऐसी ही किसी और वीडियो में।